हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों की, और जहां पे हमने शुरू कर दिया था हमारा आर्टिकल नंबर 14, और जिसमें हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार की, राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमने कल आर्टिकल नंबर 14 शुरू कर दिया था और उससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 12 और 13 की व्यापक व्याख्या देख चुके हैं हम लोग। तो अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अगर आर्टिकल नंबर 12 और 13 नहीं देखा है तो प्लीज पहले एक बार वो वाला वीडियो देखें और उसके बाद हम लोग इस वीडियो पे पहुंचे, ताकि एक क्रमबद्ध तरीके से आप चीजों को समझ पाएं। तो आज हम लोग इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की हम लोग बात कर रहे थे, और कल हम लोगों ने जो बात करी थी वो आर्टिकल नंबर 14 की हमने बात करी थी, अनुच्छेद नंबर 14 की हम लोगों ने बात करी थी। और अनुच्छेद 14 पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे थे। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। आर्टिकल नंबर 14 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने देखे थे। सबसे पहले ये बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र के में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, किसकी बात करता है, किसी भी व्यक्ति, और किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं होगा, विधि के समक्ष समानता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, विधि के समक्ष समानता। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की हमने बात करी थी। जब हमने विधि के समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा का मतलब ये है कि यहाँ पे राज्य को किसी काम को करने से रोका जा रहा है, इसलिए इसको नकारात्मक कहा। क्या काम करने से रोका जा रहा है, तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे जब विधि के समक्ष समानता की बात होती है तो यहाँ पे हमने देखा था किसी को विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते। विशेषाधिकार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सबल के पक्ष में और एक दुर्बल के पक्ष में। यहाँ पे किस विशेषाधिकार की मनाही की जाती है, सबल के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। तो अगर एक लाइन में या एक शब्द की हम बात करें तो ये किसकी बात करता है, विशेषाधिकारों की, विशेषाधिकारों की मनाही करता है। कौन, विधि के समक्ष समानता। अगर ये पूछा जाए कि किस देश से हमने लिया है तो ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से हमने ये लिया है। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण में हमने ये कहा था कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार हो सकता है, ये हमने बात करी थी। इसी बीच में हमने डाइसी के रूल ऑफ लॉ के बारे में भी बात करी थी। कानून के शासन की हमने बात की थी, जहां पे ये बात किया गया था कि कानून क्या है, सर्वोच्च है। कानून क्या है, सर्वोच्च है। लॉ इज द सुप्रीम, ये हमने बात करी थी। रेक्स लैक्स और लेक्स रेक्स हम बात कर चुके हैं। विधियों का समान संरक्षण, इसमें हमने बात करी थी कि यहाँ पे भारत में किस प्रकार की समानता आपको देखने को मिलती है, अनुपातिक समानता देखने को मिलती है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल इक्वलिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पूर्ण समानता नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं है। ठीक है। चलिए, आज जो हमें बात करनी है मुख्यतः वो हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 का कुछ हिस्सा। आर्टिकल नंबर 15 दिखने में काफी बड़ा आर्टिकल है, पर यकीन मानो ये समझने के लिए काफी इजी सा आर्टिकल है। जैसे हमने देखा था आर्टिकल नंबर 14, वो दिखने में तो छोटा था लेकिन वहां पे समझने की बहुत सारी चीजें थी। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 15, अगर आप इसका टेक्स्ट देखोगे संविधान में जो ये लिखा हुआ है तो वहां पे काफी बड़ा है, लेकिन समझने की दृष्टि से ये काफी इजी और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है। अब आर्टिकल नंबर 15 की आप बात करोगे, आर्टिकल नंबर 15 में कितने कितने क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे, तो आर्टिकल नंबर 15 में 15 क्लॉज, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अगर बात करें क्लॉज 3 तक, सॉरी क्लॉज 3 तक, ये 15 क्लॉज ए, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ये हमारे मूल संविधान में थे। कहाँ थे ये, हमारे मूल संविधान में थे। और इसके बाद अगर बात करें क्लॉज 4, 5, 6, 4, 5, 6, ये बाद में संविधान संशोधन के तहत
संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो उन संविधान संशोधनों के तहत ये जोड़े गए। तो मूल संविधान की अगर आप बात करोगे 26 जनवरी 1950 की अगर आप बात करोगे, तो आर्टिकल नंबर 15 केवल इतना था। अब आज की तारीख में अगर आप बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 15 में कितने क्लॉज हो चुके हैं? 6 क्लॉज हो चुके हैं, और जिसमें सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल दिखने में काफी बड़ा लग रहा है, 6 क्लॉज आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वैसे अगर आप इसको समझने की दृष्टि से देखोगे तो बहुत ही आसान सा आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 की हम बात करते हैं। ठीक है, क्लॉज 1 की हम लोग बात करते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। तो क्लॉज 1 में आप देखो, राज्य अपने नागरिकों के बीच, क्या लिखा हुआ है? राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन भेदभाव नहीं करेगा? देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 15, हम किसकी बात करें? 15(1) की। कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अगर ये पूछा जाए कि आर्टिकल नंबर 15 किसके अगेंस्ट है, तो ये स्टेट के अगेंस्ट है, राज्य के अगेंस्ट है ये। तो राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। किसके बीच में भेदभाव नहीं करेगा? अपने नागरिकों। ये कीवर्ड्स हैं इसमें, अपने नागरिकों। तो ये केवल सिटीजन्स को ये राइट है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है अपने नागरिकों को, मतलब भारत के बाहर के जो सिटीजन है, जो भारत में रह रहे हैं किसी भी तरीके से, उनके उनको भारत सरकार या भारत का जो राज्य है वो क्या कर सकता है? उन पे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन जैसी पॉलिसी आप देखने को मिल सकती है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, हम देखेंगे आगे। लेकिन अगर अपने नागरिकों की बात करें, सिटीजन की बात करें, तो भारत का जो राज्य है, राज्य का मतलब हमने देखा था क्या होती है? संघ सरकार और संघ की संसद, इसके अलावा राज्य की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य अपने नागरिकों के बीच, अपने नागरिकों के बीच किस किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर। मूल वंश का मतलब होता है जो रेस है आपकी, जैसे मंगोलियन रेस है, किसी की आंखें छोटी हैं, हम आगे देखते हैं ना, रेस अलग अलग तरीके, द्रविडियन रेस है, आर्यन रेस है। तो इस रेस के आधार पर, इसके मूल वंश के आधार पर आप क्या नहीं करोगे? भेदभाव नहीं करोगे। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, और जन्म स्थान के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान के आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा? राज्य भेदभाव भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किस किस आधार पे यहाँ पे लिया गया है? धर्म के आधार पर, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश या रेस के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, अलग अलग प्रकार की जातियां भारत में विद्यमान है, हम आगे आज पढ़ेंगे भी कि मंडल आयोग ने कितनी जातियों की लिस्ट बनाई थी, उससे आप समझ पाओगे कि भारत में कितनी जातियां हैं। तो उन जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान, कि आप तमिलनाडु से, आप केरल से हो, आप उत्तराखंड से हो, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं से भी हो, आपको उस जन्म के स्थान के आधार पर आप पे भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान लिखा हुआ है केवल, निवास स्थान नहीं लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। ठीक है, क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। और कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। तो ये बहुत आसान सा आर्टिकल है कि भाई राज्य जो है अपने नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये एक सीधी सीधी सी लाइन लिख दी है, भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, अभी पिछले ही आर्टिकल में हम लोगों ने देखा है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूर्ण रूप से भारत के संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं करेगा, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके क्लॉज 3 में, क्लॉज 4 में, क्लॉज 5 में अलग अलग इसके अपवाद भी दिए गए हैं। तो पहले तो ये लिख दिया कि राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा दूसरा जो है इसमें क्लॉज, तो 15 क्लॉज 2 की अगर अपन बात करें, 15 क्लॉज 2 की अगर अपन बात करें, तो 15 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उपयुक्त आधारों पर, उपयुक्त आधार मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को, किसको? किसी भी नागरिक को, नागरिक को सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क, रोड पे, पौंड, तालाब, कुआं, वेल, स्नान घाट, जो
बादिंग घाट होते हैं, जैसे गंगा के किनारे पे, नर्मदा के किनारे पे बहुत सारे स्नान घाट बने हुए हैं, स्नान घाट। सार्वजनिक, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक दुकान, सार्वजनिक दुकान। इनके प्रयोग से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। और किसके आधार पे? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। कोई ऐसा नहीं कि आप महाराष्ट्र में चले गए और महाराष्ट्र के किसी दुकान में आप पहुंच गए और वहां पे जाके आपने अपना आधार कार्ड उन्होंने मांगा आपसे, तो आपने बताया कि मैं कहां से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं राजस्थान से हूं। तो वो ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी दुकानदार आपसे ये नहीं कह सकता कि आप यहां से सामान नहीं ले सकते हो। ठीक है, आप किसी हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे से आपने क्या किया, इंटर स्टेट ट्रेवल किया। मानो आप राजस्थान से हो और राजस्थान से आप कहाँ चले गए, मध्य प्रदेश में आप चले गए। हाईवे से आप जा रहे थे और जैसे ही कोटा को क्रॉस किया, आप कहाँ चले गए, मध्य प्रदेश में पहुंच गए। तो मध्य प्रदेश के लोग ये नहीं कह सकते, मध्य प्रदेश में कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता, चूंकि आप राजस्थान के मूल निवासी हो, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो, तो यहाँ पे जो स्टेट हाईवे है इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। तो इसके आधार पर आप सड़क पे नहीं कर सकते हो, दुकानों पे, तालाब और कुएं, स्नान घाट। तो जाति के आधार पर पहले के टाइम पे काफी भेदभाव हुआ करता था और बाद में सरकार ने इस पे क्या लगा दी है, रोक लगा दी कि तालाब पे, स्नान घाट पे, कुएं पे ऐसा नहीं हो सकता कि एक विशेष समुदाय या विशेष जाति ही वहां से पानी लेगी और बाकी जातियों का क्या होगा, वहां पे जाने से मनाही होगी। ऐसा अब नहीं होगा। सार्वजनिक भोजनालय, अभी सर, सार्वजनिक भोजनालय का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक भोजनालय का मतलब है होटल्स। अब आप तो कहोगे साहब होटल्स तो प्राइवेट भी हो सकते हैं, जैसे आप टूरिज्म डिपार्टमेंट के तो मिडवेज होते ही हैं, वो आरटीडीसी, जैसे राजस्थान में हम बात करें तो आरटीडीसी के बहुत सारे आपको मिडवेज देखने को मिलेंगे हाईवे पे जो होते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी होते हैं। अब वो है तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के, लेकिन वो सब क्या है, सार्वजनिक भोजनालय। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फला व्यक्ति जो जिसकी जाति कोई एक्स जाति का व्यक्ति हमारे इस होटल में आके खाना नहीं खाएगा। तो इस तरीके का आप कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। तो दो चीजें हमने देखी, पहले तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और दूसरी चीज कि किसी भी नागरिक को दुकान, सड़क, तालाब, कुआं, स्नान घाट, सार्वजनिक भोजनालय आदि के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दो चीज। और तीसरा जो क्लॉज है इसका, आर्टिकल नंबर 15 का 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 3 क्या कहता है, इसको भी समझो। 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि राज्य राज्य अगर चाहे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, चाहे, कंपल्शन नहीं है, राज्य चाहता है तो, राज्य अगर चाहता है तो राज्य अगर चाहता है तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, क्या कर सकता है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अब कैसे, इसको समझो। भाई मेट्रो में आप बैठे हो, दिल्ली मेट्रो में हो, और दिल्ली मेट्रो में मानो 5 डिब्बे हैं, ठीक है, और दिल्ली मेट्रो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको पता होगा कि जो पहला डब्बा होता है मेट्रो की गति में, मेट्रो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी गति में जो पहला डब्बा है वो हमेशा कैसा डब्बा होता है, वो लेडीज कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि साहब यहाँ पे तो समानता है ही नहीं। आप ये कह रहे हो कि महिलाओं को पहला डब्बा तो इनके लिए रिजर्व है और बाकी किसी भी डब्बे में महिला बैठ सकती है, लेकिन पुरुष इस डब्बे में नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे किसके आधार पे आपने कहा कि साहब लिंग के आधार पे यहाँ पे समानता नहीं है। इस पे अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई अगर आप आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3 देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य यदि चाहे तो किन के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए इनके पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 में जो समानता के बारे में बात की गई है उसका पहला अपवाद आपने देख लिया, क्या है अपवाद, पहला अपवाद है महिला, दूसरा अपवाद है बच्चे। तो ये था जो हमारे मूल संविधान में आर्टिकल नंबर 15 था। यहां पे आप देखो मूल संविधान के आर्टिकल नंबर 15 में
कहीं पे भी आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। कब की बात कर रहे हैं? मूल संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में आप देखोगे, आज क्या तारीख है? आज जून 2025 चल रहा है। जून 2025 में आप पाओगे कि आरक्षण शब्द का प्रयोग कहां पे देखने को मिलेगा आपको? आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15 में देखने को मिलेगा। तो कैसे वो आरक्षण शब्द यहां तक पहुंचा, और यहाँ पे जो आरक्षण है वो किससे संबंधित आरक्षण है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 पे। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 पे हम लोग चलते हैं। 15 और क्लॉज 4 ये बात करता है, ये कब भारत के संविधान में पहुंचा? ये पहुंचा पहला जो हमारा संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन। इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था। और पहला संविधान संशोधन भारत में कब हुआ? 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में। अब यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में कौतूहल आए कि पहला चुनाव तो साहब 1952 में हुआ, तो 1951 में हमने संविधान को संशोधन कैसे कर लिया? तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जो हमारी संविधान सभा थी, वही शुरुआत में संविधान सभा का भी काम करती थी और संसद का काम भी वही करती थी। जो इंटरिम गवर्नमेंट का काम है वो भी कौन कर रही थी? हमारी संविधान सभा कर रही थी। तो उसी संविधान सभा ने क्या किया था? पहला संविधान संशोधन किया था और 1951 में किया था। इस चीज से आपको ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा संविधान बन के तैयार हुआ 1950 में, जिसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दिनों में वो मेहनत की। लेकिन फिर भी आप देखो कितने सारे स्कोप छोड़े गए कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। तो आपको, मुझे भी, आज भी चेंज के लिए क्या रहना चाहिए? चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर कुछ भी अमेंडमेंट होता है, भाई हमने प्लान बनाया कि सब मैं ज्योग्राफी जो है वो 7 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो अगर 7 से पहले हम कर सकते हैं तो पहले करने की भी कोशिश करनी चाहिए। और 7 की जगह अगर 8 दिन भी हो गए तब उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। तो वो एक हमको स्कोप छोड़ना चाहिए, है ना? हर चीज में स्कोप होना चाहिए। तो पहला संविधान संशोधन जिसके तहत आर्टिकल नंबर 15 में क्लॉज नंबर 4 जोड़ा गया। अब इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत ये कहा गया कि साहब एससीज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग, और दुर्बल वर्ग के पक्ष में राज्य क्या कर सकता है? राज्य इनके पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है। अभी तक हमने देखा था कि मूल संविधान में केवल क्या अपवाद थे? महिला और बच्चे अपवाद थे, कि राज्य महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन पहले संविधान संशोधन में इन 2 अपवादों के साथ 3 और अपवाद जोड़ दिए गए। कौन कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग। सरकार ने कहा कि और आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 ये कह रहा है कि भाई अगर कोई एससी से है, कोई एसटी से है, या कोई दुर्बल वर्ग से, तो सरकार अगर चाहे, आप देखो यहाँ पे भी फिर से वही बात है, चाहने की बात है, कोई कंपल्शन नहीं है। सरकार अगर चाहे तो इनके लिए क्या कर सकती है? कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 15 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4। और ये कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में ये जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो 15 क्लॉज 5 ये भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? ये था 93 नंबर का संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये हुआ 2005। ये हुआ 2005 में। ठीक है। अब इसके तहत क्या हुआ, ये समझने की थोड़ी सी बात है। इसके तहत क्या हुआ? 93 संविधान संशोधन के तहत क्या होता है, इसको समझिएगा कि सॉरी, राज्य क्या कर सकता है? अब राज्य कोई भी सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में
आरक्षण जैसे आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहां पे समझने की बात यह है कि यहां पे कहा गया कि साहब राज्य राज्य क्या कर सकता है कि कोई भी वर्ग जो कैसा हो, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कैसा है, पिछड़ा वर्ग है, सोशली बैकवर्ड है और एजुकेशनली वो बैकवर्ड है, तो राज्य क्या कर सकता है, शिक्षण संस्थानों में जब नामांकन होता है, जब एडमिशन होता है, तो उसके लिए कौन से प्रावधान कर सकता है, वो आरक्षण जैसे प्रावधान कर सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये बताई गई, क्या ये शिक्षण संस्थान केवल सरकारी होंगे या प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट में तो ये होगा ही, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में तो रिजर्वेशन का प्रोविजन है ही, इसके साथ साथ ये प्राइवेट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी ये प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मानो आपने जैसे सीयूईटी का एग्जाम दिया, ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एग्जामिनेशन आपने दिया। अब उसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई वर्ग, और कैसा वर्ग, सामाजिक दृष्टि से कोई पिछड़ा वर्ग है या शैक्षिक दृष्टि से कोई पिछड़ा वर्ग है और उस वर्ग से कोई व्यक्ति आ रहा है और सीयूईटी का एग्जाम दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा तो उसके लिए जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ कम होगी। वो कट ऑफ कम क्यों होगी, क्योंकि रिजर्वेशन हमने वहां पे दिया है, क्या कर दिया हमने, उसको रिजर्व कर दिया उसकी सीट्स कि भाई एससी के लिए, एसटी के लिए, या मैं कहूं सामाजिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़े हैं उनके लिए मैंने क्या कर दिए, सीट्स रिजर्व कर दी हैं, तो वो व्यक्ति उन सीट्स पे जाके क्या कर सकता है, अपना नामांकन भर सकता है। अच्छा, क्या केवल ये सरकारी कॉलेज में होगा, जैसे आईआईटीज में ही होगा, एनआईटीज में ही होगा, या कोई प्राइवेट जैसे बिट्स पिलानी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी होगा, तो ये कहा गया कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो होगा ही, लेकिन साथ साथ किस कॉलेज में भी होगा, प्राइवेट कॉलेज में भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, दोनों में ही ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है दोनों जगह लागू हुई। अच्छा, क्या इसका भी कोई अपवाद है, तो इस आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 का भी एक अपवाद है। क्या अपवाद यहां पे दिया गया, इसका एक अपवाद यह है कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है, कैसा है, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान, यहां पे आप ये रिजर्वेशन लागू नहीं करोगे। जैसे, हालांकि इस पे अभी काफी मुद्दा गरमाया हुआ है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि साहब ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि साहब ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट नहीं है, इसको मान लेते हैं, आप एक मिनट के लिए आप ये मान लो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे किन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और यदि ये मान लिया जाए कि एक्स कॉलेज, कोई भी एक्स कॉलेज, ये कैसा है, ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को उस जगह रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो समझ में आया कि 15 क्लॉज 4 तो क्या कह रहा है, 15 क्लॉज 4 तो हमको ये कह के गया कि एससी, एसटी और दुर्बल वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है कौन, राज्य। अच्छा, 15 क्लॉज 5 93 संविधान संशोधन 2005 में आया, इसने कहा गया कि साहब सामाजिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए प्राइवेट और जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। अच्छा, क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है, तो हमने कहा बिल्कुल इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज को बिलोंग करता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई शैक्षणिक संस्थान ऐसा है जो किसको बिलोंग कर रहा है, जो किसके लिए है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, तो वहां पे ये वाला जो रिजर्वेशन है ये लागू वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि साहब हमने 15 क्लॉज 1 में तो देखा कि राज्य आम नागरिकों के बीच में क्या नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, और किस किस आधार पर नहीं करेगा भाई, धर्म के आधार पर नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर नहीं होगा, रिलीजन के आधार पर नहीं होगा, रेस के आधार पर नहीं होगा, कास्ट के आधार पर नहीं होगा, जेंडर के आधार पर नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं होगा। क्लास 2 में हमने देखा कि किसी भी नागरिक को जो सार्वजनिक, जैसे सड़क है, तालाब है, भोजनालय है, दुकानें हैं, पौंड जो है, कुएं जो हैं,
इनको इनके उपयोग करने के लिए इनको वंचित नहीं किया जा सकता। क्लॉज 3 ये कह के गया कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये पहला अपवाद था और ये हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ है। फिर 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया और 15 क्लॉज 4 कब जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन 1951 में। ये कहा गया कि अगर राज्य चाहे तो एससी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दुर्बल वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(5) ये बता के गया, 15 क्लॉज 5 ये बता के गया हमें कि राज्य अगर चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अगर कोई पिछड़ा है तो शिक्षण संस्थानों के नामांकन में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका केवल एकमात्र अपवाद क्या है, इसका एकमात्र अपवाद ही है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसको बिलोंग करता है, अल्पसंख्यकों को या माइनॉरिटीज को, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी वहां पे लागू नहीं होगी। ठीक है, बार बार रिजर्वेशन जैसी चीज आ रही है तो एक बार ये भी समझ लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है। और यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 15 है ये किस आरक्षण की बात करता है, ये किस रिजर्वेशन की बात करता है। तो भारत में 3 प्रकार के रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार के आरक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं। पहला पॉलिटिकल या मैं कहूं राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक संस्थाओं में क्या मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है। जैसे कुछ आपने देखा होगा कुछ सीट्स रिजर्व होती है ना, वो बात की है किसके में, राजनीतिक आरक्षण की। दूसरा सेवाओं में, सर्विसेज में, सेवाओं में आरक्षण, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज है, गवर्नमेंट की जितने भी जो क्या है, जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। यूपीएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें आप देखोगे अलग अलग, जनरल की कट ऑफ अलग आएगी, ओबीसी की अलग आएगी, एससी की अलग आएगी, एसटी की अलग आएगी, वो क्या है, रिजर्वेशन है। और तीसरा जो हम बात कर रहे थे, शिक्षक या शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षा के संस्थानों में, तो ये 3 प्रकार के रिजर्वेशन आपको भारत में देखने को मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 15 जिसकी बात करता है वो किसकी बात करता है, शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षा के संस्थानों में बात करता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे सेवाओं वाला जो रिजर्वेशन है आर्टिकल नंबर 16, और ये आगे हम देखेंगे जो राजनीतिक आरक्षण है ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हमने देखा कि 2005 में ये संविधान संशोधन तो हमने कर दिया कि क्या कर सकता है, राज्य अगर चाहे तो शैक्षणिक संस्थानों के नामांकनों में आरक्षण जैसा प्रावधान कर सकता है। अब ऐसा करना पड़ेगा तो 2006 में एक एक्ट पास होता है, एक अधिनियम पारित होता है, और उस अधिनियम का नाम है केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम। ठीक है, क्या नाम है, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया गया। और इसके तहत क्या कहा गया कि केंद्र सरकार के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्गों के लिए नामांकन में आरक्षण लागू किया जाए। फिर से सुनो, 2005 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत 15 क्लॉज 5 संविधान में जोड़ा गया। अब 15 क्लॉज 5 के लिए एक अधिनियम हमने पारित किया और उस अधिनियम का नाम था केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006। इसके तहत ये कहा गया कि केंद्र सरकार, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी हैं उसमें जब भी आप एडमिशन लोगे तो वहां पे क्या होगा, आरक्षण होगा। और किसके लिए होगा, कमजोर या वर्गों के लिए होगा। अब कमजोर वर्ग कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पे जो बात गौर करने की है, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे लागू हो रहा है। हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन अलग तरीके से हो और स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे रिजर्वेशन अलग तरीके से हो, लेकिन 15 क्लॉज 5 कहां पे है, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा है, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसको लेके कुछ विवाद हुए कि साहब ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी विवाद होगा किसी भी चीज पे, अगर कोई अधिनियम पारित हुआ है और उस पर कोई विवाद होगा तो कहां जाएंगे हम लोग, न्यायपालिका में जाएंगे। बिल्कुल यही हुआ कि एक केस होता है जिसका नाम है अशोक कुमार ठाकुर केस। क्या है इस केस का नाम, केस का नाम है अशोक कुमार ठाकुर केस। इसमें 3-4 चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहुंचे। कौन सी चीज थी, पहला तो था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। इसके बाद बात कही गई 15 क्लॉज 5 की, और उसके बाद 2006 का जो अधिनियम था। ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों को लेके कहां पहुंचे गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गया कि साहब ये तीनों चीजें जो हुई हैं ये क्या है, सही हैं, ये गलत
नहीं है, ठीक है, तर्क संगत सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी तक हम लोग 15 पढ़ रहे थे, 15 में हमने क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 तक हमने बात कर ली। 2005 और 5 के बाद 2006 में जो अधिनियम आया उसकी हमने बात कर ली। अब 15 क्लॉज 6 पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 15 क्लॉज 6 क्या कहता है कि शिक्षण, ये कब हुआ था 15 क्लॉज 6? ये आया था 103 संविधान संशोधन है, और कब आया था? 2019 में आया, लेटेस्ट ही, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और क्या बात कर रहा है कि शिक्षण संस्थानों में, अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सामाजिक दृष्टि की हम बात कर रहे थे या शैक्षिक दृष्टि की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे लिखा गया कि शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 6 बात करता है, वो किसकी बात करता है? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करता है। किसकी? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको भी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो, हम लोग देख रहे थे आर्टिकल नंबर 15, और 15 में हमने 6 क्लॉज देखे, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये तो बात करता है कि साहब भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, और किसके आधार पे नहीं होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि साहब आप किसी को भी जो सार्वजनिक जो चीजें हैं, जैसे रोड है, तालाब है, कुएं हैं, भोजनालय हैं, दुकानें हैं, उनमें किसी भी आधार पे उपयुक्त जो हमने बात करी थी, जैसे धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, उनके आधार पर आप इनमें क्या नहीं कर सकते हो? भेदभाव नहीं कर सकते हो। तीसरे पे हमने बात करी कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। ये तो थी मूल संविधान की बात। फिर 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी ए का मतलब है ना, सी ए का मतलब समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1951 में जो आया, उसके तहत 3 चीजों को जोड़ा गया, एससी, एसटी और दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग, ठीक है। इसकी बात की गई कि इसके लिए विशेष प्रावधान आप कर सकते हो। 5 में बात की गई कि ये कब आया? ये आया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। इसके तहत क्या की गई कि नामांकन में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। और किन लोगों को मिलेगा? जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कमजोर है, उन लोगों को क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ये आया 2019 में, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अब आर्थिक रूप से भी जो कमजोर है उनको भी क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। और इसके बाद इस नामांकन आरक्षण के बाद 2006 में संसद एक कानून का अधिनियम भी क्या करता है? पारित कर देता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, और एक केस हमने देखा अशोक ठाकुर वाला जो केस था। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 15। मैं इसीलिए कह रहा था दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत ही आसान सा आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 में जो 6 नंबर का है ईडब्ल्यूएस वाला, इसके बारे में हम लोग और ज्यादा चर्चा भी करेंगे जब हम लोग आर्टिकल नंबर 16 का भी क्लॉज 6 देखेंगे, तो वहां पे फिर से ईडब्ल्यूएस के बारे में आएगी, और उसको 15 के क्लॉज 6 को और 16 के क्लॉज 6 को हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें घबराना मत कि यहाँ पे बताया नहीं सर ने ईडब्ल्यूएस क्या है, क्या 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 केसेस हुए, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 16 के साथ हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक के आर्टिकल की बात की जाए, 12, 13, 14, 15, अब हम लोग पहुंच रहे हैं 16 पे, तो सबसे बड़ा आर्टिकल जहां पे सही में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और जिसके लिए इस क्लास में तो ऑब्वियसली पूरा नहीं होगा वो, और मैं पूरा करवाना भी नहीं चाहता कि एक क्लास में आप पे इतना बड़ा ना जाए, नेक्स्ट क्लास में भी वो पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। क्यों बहुत बड़ा आर्टिकल है? जो अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, है ना, रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है वो पूरा आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज 4 पे, वही 16 का क्लॉज 4 है जो बार बार आरक्षण वाले मुद्दे को उठाता है, ठीक है। तो वो जो आरक्षण अगर समझना है भारत में आरक्षण, तो हमें आर्टिकल नंबर 16 पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि भारत में आरक्षण किस तरीके से दिया गया है।
अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं अभी दे देता हूं कि आर्टिकल नंबर 15 16 जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको खुद से जोड़ के देखेंगे, है ना। ये भारत में रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जहां पे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम सब लोग अब जैसे हम लोग तो नहीं, पर आप लोग क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो। अब भाई हम तो नहीं दे पा सकते, हमारे तो अटेम्प्ट वगैरह अब नहीं है, एक अटेम्प्ट बचा है, वो पता नहीं कब हम देंगे या नहीं देंगे, भगवान मालिक है। लेकिन आप सब लोगों को अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अटेम्प्ट देना है, ठीक है। आप सब लोगों को अपनी जो अंदर की फीलिंग है, आपकी पर्सनल, आपकी कुछ भी आप सोच सकते हो कि ये चीज सही है या गलत है, उस चीज को साइड में रख के भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है ना। तो पर्सनली चीजों को यहाँ पे नहीं देखना है। मैं एक दो और ऐसे मुद्दे आगे आएंगे जब वहां पे मैं ये कमेंट आपको फिर से दूंगा, डिस्क्लेमर फिर से दूंगा, ठीक है। तो पहला डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया, पर्सनली यहाँ पे चीजों को नहीं देखना है। तो आर्टिकल नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16 पे हम लोग चढ़ते हैं। और जैसे हमने देखा था आर्टिकल नंबर 15 जो है वो शैक्षणिक संस्थानों पे रिजर्वेशन की बात कर रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 16 जो है सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है उसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 में मैंने ये बताया था कि मूल संविधान में कहीं पे भी आरक्षण जैसा कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहां पे केवल ये लिखा हुआ था कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, इतना ही अपवाद वहां पे था। बाद में शैक्षणिक संस्थानों में, नामांकन में जो आरक्षण की बात है वो बाद में आई है। तो मूल संविधान में शैक्षणिक संस्थानों में कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन क्या गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है, उसमें भी आरक्षण बाद में आया। तो आप देखोगे नहीं, जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में आप देखोगे 16 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, ये हमारे मूल संविधान में है। लेकिन आज की तारीख की अगर अपन बात करें तो हमारे मूल संविधान में जो थे उसके अलावा आपको 16 क्लॉज 6 जो ईडब्ल्यूएस वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, और इसके अलावा दो और चीज आपको देखने को मिलेगी, 16 4A और 16 4B, ये भी आपको आर्टिकल नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब काफी बड़ा ये हमारा आर्टिकल बन गया है। एक तो टोटल कितने हो गए, 8 हमारे इसके क्लॉज बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जो मूल संविधान में लिखा हुआ था, टोटल जो 5 क्लॉज हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, और इनकी भी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहले इनको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आगे आपको लेके चलूंगा। तो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 की हम लोग बात करते हैं, और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे, इसको देखो। 16 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि सब राज्य के अधीन नियोजन, ये कह रहा है राज्य के अधीन नियोजन में अफसर की समानता होगी। अब ये सब क्या है कि राज्य के अधीन नियोजन, कहीं पे भी अगर ये शब्द लिखा हुआ है राज्य के अधीन नियोजन, इसका बेसिक सा मतलब है, बात कर रहा है यहाँ पे सरकारी नौकरियों की। किसकी बात कर रहा है, सरकारी नौकरी। संविधान में कहीं पे भी सरकारी नौकरी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, राज्य के अधीन नियोजन। तो क्लॉज नंबर 1 क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि साहब सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी जो है इसमें क्या होगी, अफसर की समानता होगी, अफसर की समानता। तो इसने पहली लाइन में तो ये लिख दिया कि साहब क्या होगी, अफसर की समानता। फिर से वही बात पहले भी हमने करी थी कि इक्वलिटी क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे भी समानता, क्या समानता, सब लोगों को बराबर समानता है। पहला चीज ये कह रही है कि हाँ अफसर की समानता होगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ विशेष प्रावधान भी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला तो बहुत आसान है कि सरकारी नौकरियों में क्या होगी, अफसर की समानता होगी। दूसरा, राज्य के अधीन नियोजन में, राज्य के अधीन नियोजन में फिर से क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि साहब सरकारी नौकरी में नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास। अब देखो यहां पे कुछ चीजें अलग से जोड़ी गई हैं जो आर्टिकल नंबर 15 में नहीं थी। उत्पत्ति वहां पे नहीं था, यहाँ पे उत्पत्ति है, और वहां पे निवास नहीं था, यहाँ पे निवास भी है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग हम जानते हैं। उत्पत्ति भाई जैसे गोत्र सिस्टम है, गोत्र सिस्टम उत्पत्ति की बात करते हैं कि हम इस गोत्र किससे उत्पन्न हुए हैं। तो आप
किसी कोई ये मानता है कि साहब हमारा गोत्र बहुत बड़ा है, कोई ये मानता है कि इनका गोत्र बहुत हीन है, तो इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, निवास, आप का जन्म स्थान तो मान लो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अभी आप पढ़ने के लिए आप कहाँ पर हो, आप अब दिल्ली में रह रहे हो, तो अभी आपका निवास कहाँ है, दिल्ली आपका निवास हो चुका है। तो अब क्या इसके आधार पे कि आप दिल्ली में रह रहे हो और आप लोग का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, क्या इसके आधार पे कोई भेदभाव किया जा सकता है? तो नहीं, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 2। अब आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। फिर से पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि संसद की बात कर रहे हैं केवल हम यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है संसद क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। और एक सेकंड, माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी। संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की क्या बना सकती है? शर्त बना सकती है। मतलब अभी आपने कहा कि क्लॉज 2 में कि सब निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लॉज 3 में क्या बात की जा रही है कि अगर संसद चाहे तो संसद किसी क्षेत्र के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। और कानून बना के क्या कर सकती है? वहां पे ये शर्त रख सकती है कि अगर आपको इस क्षेत्र में आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। कैसी? सरकारी अगर नौकरी चाहिए तो आपको यहाँ का निवासी होना पड़ेगा। अब इसको समझो ये क्यों किया गया होगा और इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। भारत में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं। हालांकि हम आगे देखेंगे कि रिजर्वेशन एससी एसटी को दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मानो बाहर के लोग कहां पे पहुंच गए? ट्राइबल एरियाज में, जनजातीय क्षेत्र में पहुंच गए। तो वो बाहर का कल्चर लेके पहुंचेंगे और उससे क्या होगा? जो जनजातीय लोगों का जो कल्चर है, उनका जो आचरण है, वो सब क्या होगा? वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इससे उनको उनमें डिस्टरबेंस पैदा होगा। तो भारत की सरकार ये नहीं चाहती थी कि बाहर के लोग कहां पहुंचे? ट्राइबल एरियाज में पहुंचे, जनजातीय क्षेत्र में पहुंचे, बल्कि सरकार ये चाहती थी कि जनजातीय क्षेत्र में, चूंकि जनजाति के लोग अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो वहां पे उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाए जो उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो सरकार को ये पहले से ही कह दिया गया कि अगर संसद चाहे, तो यहाँ पे पहली चीज ये समझने की, संसद चाहे तभी कर सकते। ऐसा नहीं है कि झारखंड की सरकार ये कानून बना दे कि सरकारी नौकरी जो भी होंगी उनमें इतना परसेंट रिजर्वेशन केवल झारखंड के लोगों का नहीं कर सकते। आपने सुना होगा ना कि हरियाणा में जब इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले लोगों ने वादे कर दिए थे कि साहब जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा, जो भी नौकरियां होंगी, उसमें हम क्या दे देंगे? रिजर्वेशन दे देंगे कि हरियाणा के जो मूल लोग हैं उन्हीं को हरियाणा में नौकरी मिले। तो ऐसा राज्य सरकार नहीं कर सकती। कौन कर सकती है? केवल संसद कर सकती है। और संसद क्या कर सकती है कि निवास को एक शर्त बना सकती है रोजगार के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए बनाया गया था? मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र के लिए ये क्लॉज बनाया गया था। 16 का क्लॉज 4 हम देखते हैं। नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण आदि किए जा सकते हैं। मैं कहूं अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है, 16 का क्लॉज 4। इससे बहुत सारी डिबेट भारत में निकल के आई है ना। अब मैं भी आपको बताऊंगा कि इसकी वजह से कितने सारे आंदोलन हुए, कितने सारे कमीशन हमको बैठाने पड़े, वो सब चीजें हुई वो इस क्लॉज की वजह से। और ये क्लॉज क्या कह रहा है? फिर से समझो कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड क्लास की यहां पे बात की जा रही है। यहां पे कोई पिछड़ी जाति की बात नहीं की जा रही है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किए जा सकते हैं। तो पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये कि नागरिकों के लिए सरकार क्या कर सकती है? आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान कर सकती है। किन के लिए करेगी सरकार? ये क्या सबके लिए कर सकती है? नहीं, यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के लिए। अब पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिछड़ी जाति, पिछड़ी जनजाति, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास। ये काफी वेग सा क्या छोड़ा हुआ है, स्कोप यहाँ पे छोड़ दिया है। ये समझना मुश्किल हो गया कि साहब पिछड़ा वर्ग क्या है, और अगर ये पिछड़ा वर्ग समझना मुश्किल हो गया तो आरक्षण किसके लिए देना है, ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको जब आगे अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तब समझाऊंगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट क्लॉज था वो था 16 क्लॉज 5। धार्मिक संस्थान से संबंधित
पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ऐसे समझो कि भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं। अब कोई भी एक मंदिर को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई वैष्णो देवी मंदिर है। अब वैष्णो देवी मंदिर सरकार का मंदिर तो है नहीं, कोई सरकारी टेम्पल तो है नहीं वो, तो वहां पे कोई ट्रस्ट बना हुआ होगा। लेकिन बार बार मानो ये हो रहा है कि कोई एक्स टेम्पल है और वहां पे करोड़ों भारत के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, हर दिन, हर महीने, हर साल वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब उसको मैनेज करना होगा। अब उसको मैनेज करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा कि साहब यहाँ पे एक आईपीएस को अपॉइंट हम लोग कर देते हैं, 4 एसपी के यहाँ पे पद बना देते हैं, कुछ यहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो होंगे, कुछ सब इंस्पेक्टर्स होंगे, कुछ कांस्टेबल्स होंगे, जो क्या करेंगे, स्टैम्पेड, भगदड़ जैसी यहाँ पे क्या ना हो, भगदड़ जैसी सिचुएशन यहाँ पे ना बने, उस चीज को कंट्रोल करके रखेंगे। अब सब आईपीएस को तनख्वाह तो कौन दे रही है, सरकार दे रही है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है, उस मंदिर में कर रहा है। आप समझो कि अगर वो आईपीएस किसी मंदिर में लगा हुआ है और आईपीएस मानो उस धर्म का नहीं है, मानो वो क्रिश्चियन है, वो पारसी है, कुछ भी हो सकता है, और वो उसको आपने कहाँ लगा दिया, उसको मंदिर में लगा दिया, और कल को उसके किसी भी डिसीजन से, चाहे वो डिसीजन सही है चाहे गलत है वो आगे की बात है, किसी भी डिसीजन से वहां पे भगदड़ जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो हमारे देश में काफी आम बात है कि लोग क्या उछाल देंगे, ये चीजें उछालना शुरू कर देंगे कि साहब वो तो चूंकि दूसरे धर्म का व्यक्ति था और ये जो भगदड़ होना ये केवल स्वाभाविक है, उन्होंने कुछ डिसीजन ही ऐसे लिए होंगे, तो ये चीजें हो सकती है हमारे देश में। तो संविधान सभा ने ये स्कोप ही नहीं छोड़ा। संविधान सभा ने कहा कि साहब अगर मंदिर में आपको किसी को अपॉइंट करना है तो वो किस धर्म का होगा, वो हिंदू धर्म का होगा। सिमिलरली आप मानो कि साहब हाजी अली की दरगाह है, या अजमेर में शरीफ साहब की जो दरगाह है उसमें किसी को लगाना है, तो वो किसके लिए पहुंचे, वो वहां पे कौन अफसर को आप लगाओगे, जो इस्लाम धर्म को करता है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, तो वहां पे जो सिखिज्म को फॉलो करता है। केरल में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े क्या है, चर्चेज हैं, गोवा में चर्च है, तो वहां पे किसको आप लगा दोगे, क्रिश्चियन को लगा दोगे। तो ये कहा गया कि साहब धार्मिक संस्थान से संबंधित पद उस धर्म विशेष अनुयायी के लिए क्या किए जा सकते हैं, आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ये बात थी हमारे जो मूल संविधान में लिखी गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 16 को मैं समझा देता हूं आपको, क्लास 4 को, हालांकि पूरा नहीं समझाऊंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा इस क्लास को, एक आज लेंगे, कल लेंगे इसका पार्ट, है ना। हम लोग आज जो बात करेंगे इंदिरा साहनी केस से पहले की हम सारी बातें कर लेंगे, इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4 में क्या लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग, ये शब्द लिखा हुआ है। अब पिछड़ा वर्ग हो सकता है कि साहब कोई ये मान ले पिछड़ा मतलब जाति के आधार पर कोई पिछड़ा, जैसे भारत में अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, कुछ जाति ऊपर हैं, कुछ जातियों को कुछ लोग ये मानते हैं कि वो नीचे हैं, तो जाति के आधार पे ये मान लिया जाए कि कौन पिछड़ा है कौन पिछड़ा है। इस प्रकार की जो पिछड़ापन होगा वो कैसा पिछड़ापन होगा, सामाजिक होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब पिछड़े का मतलब है गरीबी, आर्थिक रूप से आप इस चीज को देखो कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो पिछड़ा नहीं होगा, लेकिन जिसके पास पैसा कम है वो पिछड़ा होगा, तो इसको माना गया आर्थिक पिछड़ापन। तीसरा कि भारत में डिबेट ये भी रहती है कि जब महिलाओं की जो दशा है, अगर प्राचीन भारत को छोड़ दें, प्राचीन भारत में भी शुरुआती काल अगर छोड़ दें, उसके बाद स्पेशली अगर मध्यकालीन भारत में आप देखोगे तो आप पाओगे कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी आपको। तो ये कहा गया कि साहब महिलाओं को आप पिछड़े वर्ग में रखो और जितने भी विशेष प्रावधान करने हैं वो किसके लिए किए जाए, महिलाओं के किए जाए। और आज भी इसके लिए डिबेट हो सकती है। आप में से अगर मैं 10 लोगों से पूछूं कि आप किसको पिछड़ा मानोगे, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को मानोगे, धर्म के आधार पर मानोगे, रेस के आधार पर मानोगे, मूल वंश के आधार पर मानोगे, तो अलग अलग डिबेट हो सकती है। तो वही डिबेट किसके सामने आ गई, वही डिबेट पहुंची नेहरू सरकार के सामने। क्योंकि जो पहली जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी भारत की, वो उसमें बहुत सारे लोग कहाँ से थे, संविधान सभा से थे, काफी सारे लोग ही थे। जैसे नेहरू जी खुद भी संविधान सभा के सदस्य थे, बाबा साहब अम्बेडकर खुद संविधान सभा के सदस्य थे और उधर कानून मंत्री भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब संविधान सभा के सदस्य भी थे और सरकार संसद का काम भी कर रहे थे। तो ये इन्होंने ही संविधान बनाया था और संविधान में इन्होंने ही कौन सा शब्द रखा है, पिछड़ा शब्द रखा है। अब ये डिसाइड करना कि पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लास कौन होगा, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो नेहरू सरकार द्वारा
ये जब चीजें हुई तो 1953 में 1953 में क्या किया गया, पहला बैकवर्ड कमीशन, प्रथम पिछड़ा आयोग कब बनाया नेहरू सरकार ने, 1953 में। इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि भाई हमको ये बता के दो कि पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लास में किन किन लोगों को रखा जाए। इसके लिए जो व्यक्ति जो इस कमीशन को हेड कर रहा था वो उनका नाम था काका कालेकर। ठीक है, काका कालेकर के बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष थे और इन्होंने कहा गया कि साहब जो आप कह रहे हो कि बैकवर्ड का मतलब क्या है या पिछड़े का मतलब क्या है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आपको बैकवर्ड मतलब कहां से लेना पड़ेगा, जाति से लेना पड़ेगा। इसका मतलब सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है उसे आपको कहां पे रखना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग में रखना पड़ेगा। ये कब की बात है, 1953 की बात है। अच्छा, आयोग है, हम आगे पढ़ेंगे। आयोगों की जो रिपोर्ट होती है, जो भी रिकमेंडेशन होती है, ये बाध्यकारी नहीं होती है। तो नेहरू सरकार ने ये काका कालेकर कमीशन तो बनाया, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन तो बनाया, इन्होंने रिपोर्ट भी दी, लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट क्या नहीं थी, बाध्यकारी नहीं थी, तो ये रिपोर्ट आई और आके चली गई, कोई इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होता है 1989 क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो इसको कि इस समय पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, मोरारजी देसाई इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम क्या बनाएंगे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे, सेकंड बैकवर्ड कमीशन बनाएंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल साहब इसके अध्यक्ष थे। तो इसे मंडल आयोग के नाम से आप सब लोग जानते हैं। कब आया था, 1989 में आया था। और क्या डिसाइड करना था इसको भी कि पिछड़ा वर्ग क्या है, बैकवर्ड कमीशन क्या है। अब आप कह सकते हो साहब ये तो काका कालेकर पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये कब की बात है, 1953 की बात है। और अब हम कब की बात कर रहे हैं, 1979 की बात कर रहे हैं। और वो कांग्रेस की सरकार ने कमीशन बनाया था, ये गैर कांग्रेसी सरकार ने। इसलिए उस कमीशन जो काका कालेकर मंडल का जो कमीशन था वो मोरारजी देसाई ने नहीं बनाया, उन्होंने सेकंड बैकवर्ड कमीशन बनाया और उसका मंडल बीपी मंडल साहब को उसका क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया। और उनकी अध्यक्षता में इस पिछड़ा आयोग ने क्या दिए गए, अपनी रिपोर्ट दी गई। ठीक है, इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे देश के वो कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, यहाँ पे भी जो मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इसमें भी क्या कहा गया कि जाति के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, कौन पिछड़ा है और कौन पिछड़ा नहीं है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब पिछड़ेपन का जो आधार बनाया गया वो कौन सा पिछड़ेपन को लिया गया, सामाजिक पिछड़ेपन को लिया गया, जाति को उसका आधार बनाया गया। मंडल आयोग ने एक लिस्ट दी और उसमें कितनी जातियां थी, उसमें 3743 जातियां थी, 3743 कास्ट थी। और उनको ये कहा गया कि ये जो क्लासें हैं, जो 3743 जो जातियां हैं, ये हैं बैकवर्ड क्लास। और ना केवल बैकवर्ड क्लास उन्हें कहा गया, बल्कि उनके आगे एक शब्द और लगाया है, अदर बैकवर्ड क्लास। क्या कहा उन्हें, अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या कहा, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये जो है 3747 इन्हें कहा गया अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, मतलब जो ओबीसी की अवधारणा है ये कौन देखे गया, ये देखे गए मंडल कमीशन ने ये अवधारणा दी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ओबीसी का मतलब क्या है, पहले तो ये तो बताओ ओबीसी का मतलब क्या है। तो ओबीसी का मतलब सीधा सीधा ये मानो कि जितनी भी जातियां हैं, टोटल कास्ट, सभी जातियां, और सभी जातियों में से आप क्या कर दो, सवर्ण, एससी और एसटी, इसको माइनस कर दो। तो अब आपके सामने जो जातियां बची वो सब क्या है, ओबीसी हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ओबीसी जाति को आप क्या दो, रिजर्वेशन दो। और कितने रिजर्वेशन की बात करी थी इन्होंने, 27% रिजर्वेशन की इन्होंने बात करी थी मंडल कमीशन ने। ठीक है, अब आपका मन में सवाल हो सकता है कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पिछड़ा कौन है, बैकवर्ड क्लास में किसे रखा जाए, और मंडल कमीशन ने बैकवर्ड क्लास में किसे नहीं रखा है। फिर से देखो, मंडल कमीशन ने ओबीसी की अवधारणा दी है, अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात की है। यहां पे अदर बैकवर्ड क्लास में मैं आपको बता रहा हूं कौन नहीं है,
एससी नहीं है और एसटी नहीं है। तो यहां पे अब आपका प्रश्न हो सकता है कि साहब ये कैसे पॉसिबल है कि एससी और एसटी वर्ग को बैकवर्ड क्लासेस से बाहर रखा जाए। ये प्रश्न हो सकता है कि अगर इनको बैकवर्ड क्लासेस से बाहर रख दिया जाए तो इनको रिजर्वेशन जैसे जो मिल रहा है अभी वो किस तरीके से मिला था, क्या ये रिजर्वेशन इनसे पहले था या बाद में हुआ, क्या हुआ इन सब चीजों का। तो इसके लिए आप समझो कि हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा कितना पीछे, 1932 में हमें जाना पड़ेगा। 1932 में एक सिस्टम आया था जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड। क्या आया था? कम्युनल अवार्ड। इसमें कहा गया कि भारत में जितने भी अछूत लोग हैं, उस समय तक एस सी एस टी वाली बात नहीं थी, वहां पे कहा जा रहा था जितने भी अछूत लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, इस तरह से कोई व्यवस्था बनाई जाए। ये व्यवस्था किस लिए कैसे डिसाइड की जा रही थी कि ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि जो भी अछूत लोग हैं वो किसका पार्ट नहीं है, वो हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। हिंदुओं से अलग करके हम इन अछूतों को क्या देंगे? पृथक निर्वाचन मंडल देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी हमें क्या दिया जाए? अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए, और वो दे भी दिया गया था। और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये थी, क्या करना था? तोड़ना था चीजों को। तो हिंदुइज्म और इस्लाम जो था उसमें फूट डालने का काम बेसिकली जिसने किया वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे भारत में। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो देश बने। ये काम ब्रिटिशर्स किसके साथ भी करना चाह रहे थे? हिंदुओं में जो जातियां थी और जातियों में भी जो अछूत लोग थे उनको बाकी सब जातियों से अलग करके उनको एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया जा रहा था। इस चीज को कहा गया कम्युनल अवार्ड। लेकिन कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया। किसने विरोध किया? कांग्रेस ने। और कांग्रेस में भी स्पेशली गांधी जी ने इसका भरपूर विरोध किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो इस चीज को क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बिल्कुल हमें क्या मिलना चाहिए? पृथक निर्वाचन मंडल मिलना चाहिए। तो यही करना चाह रहे थे अंग्रेज की सोसाइटी में डिवीजन हो जाए। और सोसाइटी में डिवीजन आप देख रहे हो, गांधी जी अलग बात कर रहे हैं, कांग्रेस अलग बात कर रही है, और बाबा साहब अम्बेडकर अलग बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय गांधी जी के पास एक हथियार था और उस हथियार का नाम था अनशन। गांधी जी को जैसे ये बात पता लगी कि ये सब चीजें हो रही है तो गांधी जी पूना में अनशन पे बैठ गए ना। येरवड़ा जेल थी और उसमें अनशन पे बैठ जाते हैं गांधी जी। और अब गांधी जी की हालत खराब होने लगी। वो कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, गांधी जी की हालत खराब होने लगी। अब एक सोशल प्रेशर किसके ऊपर बनना शुरू हो गया? अंबेडकर साहब, बाबा साहब के ऊपर एक सोशल प्रेशर बनना शुरू हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर बनना शुरू हो गया कि आप गांधी जी से जाके बातचीत करो और इस चीज को सॉर्ट आउट करो। तो गांधी जी के पास पहुंचते हैं बाबा साहब, और कहानी ये होती है कि गांधी जी मान जाते हैं किस बात के लिए? कि अछूतों को हम लोग हिंदुइज्म में मानेंगे, ये हिंदुओं से अलग नहीं है, लेकिन इनके लिए हम अलग से विशेष प्रावधान करेंगे। अच्छा, गांधी जी कह रहे हैं, इसका मतलब उस समय कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने कह दिया कि हम जो भी दलित जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान हम लोग देंगे। उसी समय से चीज निर्धारित हो गई थी कि जब भी सरकार बनेगी कांग्रेस की सरकार, तो हम लोग जो एससी जो है या एसटी जो है या दलित जो वर्ग है, अछूत जो वर्ग है, उसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। और वो क्या विशेष प्रावधान कांग्रेस सरकार ने किया था? कांग्रेस सरकार ने विशेष प्रावधान किया कि एससी को 15% और एसटी को 7.5%, चूंकि उनकी जनसंख्या उस समय इसी हिसाब से थी, इस हिसाब से उन्हें क्या दे दिया गया? रिजर्वेशन, आरक्षण दे दिया गया। तो इसलिए अब आप समझे कि ओबीसी रिजर्वेशन में एससी एसटी को क्यों नहीं रखा गया? कि भाई एससी और एसटी को तो 15% और 7% रिजर्वेशन पहले ही मिल चुका था। अब किसकी बात थी? बैकवर्ड क्लासेस की। तो मंडल कमीशन ने अदर बैकवर्ड क्लास को कितने परसेंट कमीशन की रिकमेंडेशन दी? 27% की रिकमेंडेशन दी। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उस समय भारतीय राजनीति में अस्थिरता का क्या चल रहा था? दौर चल रहा था। तो 1980 में रिपोर्ट आती है, लेकिन इससे जब रिपोर्ट आई इस समय मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो क्या हो गई थी? गिर गई थी। 80 के बाद 89 पहुंचता है। 80 के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, और फिर 89 में दोबारा एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और इस समय जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। और इस समय पीएम जो बनते हैं हमारे वीपी सिंह साहब पीएम बन जाते हैं। ठीक है, वीपी सिंह साहब क्या बन जाते हैं? पीएम बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और
नेक्स्ट ईयर 1990 में वीपी सिंह सरकार जो है वो क्या करती है, मंडल कमीशन की जो भी सिफारिशें थी उनको लागू कर देती है। और लागू होते क्या हुआ कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, और जिसमें कितनी जातियां हैं, 3743 जो जातियां, उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिल गया, 27% रिजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है। और पिछड़ेपन का आधार वीपी सिंह सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किसको मान लेती है, जाति को पिछड़ेपन का आधार मान लेती है। और ये कब की बात हो रही है, 1990 की बात चल रही है। ठीक है। तो 1990 के आसपास आप देखोगे तो भारत में कुछ ये सिस्टम रहा कि 1990 में एससी को रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है और ओबीसी को रिजर्वेशन है। एससी को रिजर्वेशन 15%, एसटी को रिजर्वेशन 7.5% और ओबीसी को रिजर्वेशन 27%। ठीक है। जब ये चीजें लागू हुई तो भारत में आरक्षण विरोधी आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह किया। उस समय आप देखोगे बड़ा बवाल हुआ था। मैं कहूं कि अ, अ, बहुत बड़ा आंदोलन था। आजादी के बाद बहुत बड़ा आंदोलन था ये। इससे पहले इंदिरा गांधी के विरुद्ध में जयप्रकाश नारायण का जेपी आंदोलन जो था वो बड़ा आंदोलन था। और उसके बाद ये काफी बड़ा आंदोलन था जिसका नाम था आरक्षण विरोधी आंदोलन, जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में काफी बड़े पैमाने पे आंदोलन हुए। बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह किए, छात्रों ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ और 1991 आते आते वीपी सिंह की सरकार फिर से क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है। फिर चुनाव होते हैं 91 में, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। लेकिन कांग्रेस बाकी सारी पार्टियों के साथ मिलके क्या बना लेती है, अपनी सरकार बना लेती है। तो अब मोरारजी देसाई से चीजें शुरू हुई, वीपी सिंह तक पहुंची। वीपी सिंह ने क्या किया, सिफारिशों को लागू किया। जैसे लागू हुई फिर आंदोलन हुए, आंदोलन के कारण सरकार गिर जाती है और नई सरकार जो बनती है इसमें जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो नरसिंहा राव जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि भारत के इतिहास में सबसे अंडररेटेड पीएम कौन है, अंडररेटेड पीएम जिसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, जिनके बारे में हमको जितना जानना चाहिए था। आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचना संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, और मैं कहूंगा भारत में जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है उस वर्ग से आप ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आप लोग भी ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो आप नरसिम्हा राव के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि मोस्ट अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके दौर में हमने बात करी थी कि साहब जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है वो आई थी, और ये उसी समय की बात है, 1991 की बात है। ठीक है। 1991 में आते आते किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, पीवी नरसिंहा राव। इसीलिए मैंने आगे लिखा भी है कैसे अंडररेटेड पीएम थे। इससे पहले की तक की अगर अपन बात करें कि ये यहाँ पे कांग्रेस की सरकार को बहुमत क्यों नहीं मिल पाया, इससे पहले तक ओबीसी जो वोट बैंक था, ओबीसी के सारे वोट करीब करीब कांग्रेस को पड़ा करते थे। लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार आती है वीपी सिंह की, और वीपी सिंह ने क्या किया, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको लागू कर दिया। अब ओबीसी का एक बड़ा तबका किसको वोट देना शुरू कर दिया, गैर कांग्रेसी जो पार्टीज थी उनके पास वोट जाना शुरू हो गए, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक क्या होने लगा, घटने लगा। अब कांग्रेस को अपना नया वोटर चाहिए। कांग्रेस को नया वोटर कहां से मिलेगा, कांग्रेस को नया वोटर मिला सवर्ण लोगों से। तो यहाँ पे नरसिंहा राव एक नया चीज लेके आते हैं जिसे कहा जाता है, पीवी नरसिंहा राव एक नई चीज लेके आते हैं जिसे कहा गया ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। जो आजकल ईडब्ल्यूएस वाली जो चीज है, इसमें मैं आगे आपको लिंक करके भी बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस जब हम लोग और अच्छे से लिखेंगे। उसी तरीके से इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पे भी पिछड़ेपन का जो आधार है किसे रखा गया था, आर्थिक स्थिति को पिछड़ेपन का आधार रखा गया, और ये कहा गया कि उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन दे दिया जाए, 10% रिजर्वेशन उन्हें दे दिया जाए। अब सोचो स्थिति ये हो गई है 1991 तक पहुंचते पहुंचते, ये 1990 की स्थिति है, और 1991 में जैसे हम पहुंचे तो 10% आरक्षण ई बी सी को भी दे दिया गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन आएगी 59.5%। तो 1991 तक भारत में रिजर्वेशन कितना हो चुका है, 59.5% रिजर्वेशन हो चुका है। ठीक है। यहां से चीजें कहां पहुंचेंगी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, जुडिशरी न्यायपालिका के पास पहुंचती है, और जो केस बड़ा ही फेमस केस है इंदिरा साहनी केस, उसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। ठीक है। रिजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। आप
पेपर 1 में भी अगर देखोगे सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, सोशल, पेपर 3 में, स्पेशली पेपर 2 में अगर आप देखोगे पॉलिटी की जब हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, तो वहां पे भी रिजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चाहे हम एथिक्स की बात करें, ऐसे की हम बात करें, वहां पे अगेन ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। करंट अफेयर्स में तो ये आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना, तो आज की स्थिति आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आपको समझना है कि साहब पहला काका कालरेकर जो बैकवर्ड कमीशन था, उनकी क्या रिपोर्ट थी, उन्होंने क्या चीजें मांगी, जाति को माना उन्होंने भी, लेकिन नेहरू सरकार ने चूंकि वो बाध्यकारी नहीं थी चीजें, उन्होंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब गैर कांग्रेसी सरकार आई मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने दोबारा क्या बनाया, पिछड़ा आयोग गठन किया, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल साहब थे। बीपी मंडल साहब ने उस समय कहा कि ओबीसी को हम क्या करेंगे, 27% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन जब तक रिपोर्ट आती तब तक सरकार गिर चुकी थी, फिर से कांग्रेस की सरकार आई, नेगलेक्ट की गई चीजें। फिर दोबारा जब किसकी सरकार आती है, नरसिंह राव की सरकार आती है, तो ये सब चीजें, वीपी सिंह की सरकार आती है, तो ये सब चीजें होती हैं। फिर 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। और नरसिम्हा राव की जब सरकार आई, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार थी वो गिर चुकी थी, किसकी, सरकार, वीपी सिंह की जो सरकार थी वो गिर चुकी थी। 1991 में चुनाव हुए, किसी को वोट नहीं मिले, ज्यादा अच्छे बहुमत किसी को नहीं मिला, नरसिंह राव जी पीएम बनते हैं। और यहाँ पे ईबीसी का कंसेप्ट हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक बार, दो बार, तीन बार आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। मैं इसीलिए अपने जो नोट्स हैं आपको पहुंचा देता हूं, है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने क्लियरली लिखी हुई है और मैं खुद हाथ से लिख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है, अगर आप देखोगे इससे आगे वाला पेज बुक नहीं है, उसमें यहीं तक लिखा हुआ है, देखो इंदिरा साहनी केस, इससे आगे तक, चूंकि मैं जब पढ़ूंगा, मैं आप क्लास के बाद मैं खुद पढ़ता हूँ चीजों को, क्योंकि मैंने यार अभी तक ज्योग्राफी पढ़ाई है ना, पॉलिटी मैंने बहुत पहले पढ़ाई थी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई थी, लेकिन अब दोबारा जब मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी चीज़ें रियलाइज हो रही कि यार ये चीज़ें मुझे, जब मैंने तैयारी की थी तो मुझे भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई थी, और वही चीज़ें मैं आपको आगे ट्रांसफर नहीं करना चाहता। तो मैं चीज़ें दोबारा पढ़ता हूँ। कश्यप साहब की जो किताब है, बासु साहब की जो किताब है, लक्ष्मीकांत जी की जो किताब है, किताबों से, बेयर एक्ट से, और मैं चाहता हूँ, खैर बेयर एक्ट पे तो हम लोग सीरीज एक दो दिन में शुरू कर ही देंगे, जैसे ही मुझे सही लगता है मैं बेयर एक्ट पे भी आपको सीरीज शुरू कर दूंगा, जहाँ पे हम आर्टिकल वाइज चीजों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इंदिरा साहनी केस से हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आर्टिकल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लासेस आप मत छोड़ना। क्लासेस छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस देखो, सिर्फ क्लासेस छोड़ने का मतलब ये है कि क्लासेस जब आप अटेंड करो तो आपके सामने कॉपी पेन होना चाहिए, रफ नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये नोट्स तो आपको मिल ही आते हैं, ये तो आपके एक फेयर नोट्स मिल ही जा रहे हैं आपको, लेकिन आपके पास आपके रफ नोट्स भी होने चाहिए। तो जब भी आप रिवाइज करोगे तो इन फेयर नोट्स से रिवीजन नहीं हो पाएगा, आपके रिवीजन वाले नोट्स होंगे जो आपने रफ नोट्स ड्यूरिंग द क्लास आपने बनाए, जो भी आप जॉटिंग करते हो, जो भी आप नोट डाउन करते हो, वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब हम इंदिरा साहनी केस के बारे में अच्छे से जानेंगे, और जानेंगे कि भारत में जो आज रिजर्वेशन प्रणाली है, जो भी सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन होता है, वो किस तरीके से लागू किया गया है। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।